हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 8 की 10th चैप्टर ध्वनि के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं इत्यादि। फिर हम मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि ध्वनि का संचरण किन माध्यमों में बेहतर होती है। अध्याय के अंत में हम ध्वनि प्रदूषण एवं इसके उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनि। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। इस प्रकार कंपित वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। केवल हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। कंठ पर एक कठोर उभार जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है, शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारा अगला टॉपिक है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ठोस ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे तेजी से यात्रा करती है, क्योंकि ठोस पदार्थों में कण बहुत पास होते हैं और वे एक दूसरे से आसानी से कंपन कर सकते हैं। जैसे जब आप एक रेल पटरी पर हथौड़े से मारते हैं तो आप दूर से भी ध्वनि सुन सकते हैं। द्रव ध्वनि द्रवों में ठोसों की तुलना में धीमी गति से यात्रा करती है, क्योंकि द्रवों में कण ठोसों की तुलना में थोड़े दूर होते हैं। जैसे जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो आपको छींटे की आवाज सुनाई देती है। गैस ध्वनि गैसों में सबसे धीमी गति से यात्रा करती है, क्योंकि गैसों में कण बहुत दूर होते हैं और उन्हें कंपन करने में अधिक समय लगता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती। हमारा अगला टॉपिक है ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है, जिसे कर्णपटह कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। कर्णपटह एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं।
हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत Hz है। एक Hz आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। हमारा अगला टॉपिक है प्रबलता तथा तारत्व। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। आवृत्ति ध्वनि की तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि की तारत्व कम है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपन होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। हमारा अगला टॉपिक है श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान सुन नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि 20 Hz से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। दूसरी ओर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 Hz से 20,000 Hz तक है। इसका अर्थ है कि हम केवल 20 Hz और 20,000 Hz के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है शोर तथा संगीत। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। ध्वनि सदैव सुखद नहीं होती। ध्वनि कभी कभी हमें कष्ट पहुंचाती है। कुछ ध्वनियां हमें सुखद लगती है जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। अड़ोस पड़ोस में निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियां, बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियां आदि हमें अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। दूसरी ओर हम वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। हमारा अगला टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है, उसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि है। हमारा अगला टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक ना पहुंच पाए। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।